तो चलिए बच्चों, अब फाइनल डे हम लोगों का आ चुका है और अब है हम लोगों का जो डे वो है सैंपल पेपर से जज करने का। ठीक है कि देखते हैं किस किस बच्चे को कितना आता है। और सीबीएसई का सैंपल पेपर अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। मैं तो आप लोगों को करा ही रहा हूँ, खुद भी उसको अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपन आगे की ओर, है ना। और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्या कहना चाहता है ये। ठीक है, तो चलिए सामने है केस स्टडी और मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को और आप लोग बताना कि ये क्या है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हो जाएं, आई एम नॉट गोइंग टू कमिट कि पूरा पेपर हो जाएगा। 1 आवर का टाइम है, जितना भी हो जाएगा अपन उसको पूरा कर लेंगे। अगर आप लोगों ने कर लिया जो अच्छी चीज़ है। द न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ साहिब लिमिटेड, समझ रहे हो आप मेरी बात। न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ साहिब लिमिटेड, अब फर्म मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। ठीक है, न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर है, साहिब लिमिटेड ने अपॉइंट किया है। ठीक है, और इसके बाद आगे देखिए कि क्या लिखा हुआ है। अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग में मिस्टर रावत नोटिस दैट द वर्कर्स इन द फैक्ट्री वर नॉट गिविंग देयर बेस्ट एज अ फिजिकल कंडीशन इन द फैक्ट्री वर नॉट गुड। He conducted an experiment. He conducted an experiment to see the effect of improvement in the physical condition in the factory on the performance of the worker. उसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया फिजिकल कंडीशंस देखने के लिए कि किस तरीके से वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एडिक्वेट प्रोवाइड कर दो, वाटर फैसिलिटीज़ कर दो। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट द फैटिक लेवल ऑफ द वर्कर रिड्यूस। तो ऐसा करने से उसने क्या देखा कि फैटिक लेवल रिड्यूस हुआ है, वो कम थक रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने हमेशा ये बात बताया है कि हमेशा अपन को करना क्या है, ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो पूछ रहे हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताओ। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में याद रहे आपको कि ये जो फैटिक लेवल और ये सब पढ़ा था आपने, वो तो प्रिंसिपल्स में पढ़ा था ना। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल की बात तो पूछ नहीं रहे, वो किसके बारे में पूछ रहे हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताओ। कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस, एज अ प्रोफेशन होता है। अब आप लोगों को अगर पता है तो जिन जिन बच्चों को पता है वो बच्चे अपना आंसर लिख कर देंगे, आंसर लिख कर देंगे। और मेरे पास आंसर आ रहे हैं ए और ए। तो बिल्कुल सही बोला कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट वर्ड हाईलाइटेड है यहाँ पर। तो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे करते हैं, साइंस में करते हैं। ठीक है, चलिए अब आती है, देखो जैस्मीन अहलूवालिया इज द मैनेजर। देखो पूरा भर भर के केस स्टडीज हैं आपके, देखो एक एक नंबर में भी केस स्टडी के क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना। जैस्मीन, अब आप इसमें देखो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, है ना, वो 5 डेज चैलेंज में आप ये नोटिस करोगे कि जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, उससे लिंकअप केस स्टडीज है सारी। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर मेरा 1 था उसी से लिंकअप है ये। और अभी आप आगे भी देखोगे जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो उसी से लिंकअप, सैंपल पेपर में भी वही चीजें। और आने वाले समय में आपके जो कल एग्जाम होने वाला है उसमें भी यही आएगा, डोंट वरी एट ऑल। जैस्मीन अहलूवालिया इज द मैनेजर ऑफ आर्टफैक्ट्स म्यूजियम मार्केटिंग टीम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एग्जीबिशन एंड इवेंट्स इन द प्रीवियस सीजन। अच्छा, सबसे पहले देखो ये पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ ना, हमको ये देखना है कि हमसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पूछा क्या क्या है। आइडेंटिफाई द स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आपको क्या बताना है, स्टेप्स बताने हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। हालांकि देखो मैंने तो आप लोगों को है ना इसके सीक्रेट कोड भी बता रखे हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के स्टेप्स आपको जैसे ही आपने देखा आइडेंटिफाई द स्टेप्स फॉर द ऑर्गेनाइजिंग, है ना, आपके दिमाग में झट से है ना सारी स्टेप्स घूम जाने चाहिए कि कौन कौन से थे और किस स्टेप में क्या क्या लिखा हुआ था। अगर ये एट अ मोमेंट क्लिक कर पाते हो तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर है। अब केस स्टडी को पढ़ते वक्त आपको ऑर्गेनाइजिंग को ध्यान में रखना है, पूरा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को, विच वॉज नॉट प्रॉपरली परफॉर्म्ड इन द प्रीवियस सीजन। और वो वाला स्टेप बताना है जो कि प्रीवियस सीजन के अंदर इसने पूरा प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया, बट हैज बीन ड्यूली परफॉर्म फॉर द अपकमिंग सीजन। लेकिन वही स्टेप उसने बाद में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लिया। पढ़ के देखते हैं। Museum's marketing team responsible for the promotion of exhibition of event in the previous season. She was
she defined the total work for managing the event. She defined the total work for managing the event into graphic designing, registration inquiries, bill payment, etc. in order to facilitate specialization. However, instead of allocating work, she assigned the team. इसने वर्क को एलोकेटिंग करने की जगह उसने शी असाइंड ईच टीम मेंबर द फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, सारा काम एक साथ दे दिया उसने, ठीक है। ऑफ मैनेजिंग द प्रमोशन ऑफ द एंटायर इवेंट, बताओ पूरे एंटायर इवेंट को मैनेज करने के लिए एक ही आदमी को दे दिया, भैया तू ही देख, अब तुझे ही क्या कहते हैं। जैसे वो होता है ना, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि तेरे को ही मैरिज इवेंट के अंदर खाना भी बनाना है, डीजे का काम भी करना है, डेकोरेशन भी करना है। तो मैंने बताया था ना कि अगर मान के चलो अगर ड्यूटी असाइन नहीं की पर्टिकुलर किसी को, तो होगा क्या कि वो दूसरा बंदा जो, अगर आप टेलर को दे दोगे कि भाई तू कैटरिंग का काम संभाल, तो वो पूड़ी बनाएगा नहीं, पूड़ी सिलेगा। एग्जाम्पल मैं बता चुका हूँ आप लोगों को सारे। इन स्पाइट ऑफ होल्डिंग रेगुलर टीम मीटिंग टू टेक फीडबैक, जैस्मीन फाउंड प्रॉब्लम थ्रू आउट द इवेंट seasons in the quality, graphic designing, registration, inquiry and bill payment for the upcoming events। अब उसने गलतियां हुई उससे, लेकिन अपकमिंग इवेंट ने क्या किया, उसने जैस्मीन हैड डिसाइडेड टू डिवाइड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, देख रहे हो आप, डिवाइड कर दिया उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन द बेसिस ऑफ हर ऑब्जर्वेशन। उसने ऑब्जर्व किया कि भाई कौन सा बंदा किस काम में एक्सपर्ट है, इन द एरियाज विच इंडिविजुअल टीम मेंबर हैव एक्सेल्ड, एक्सेल्ड का मतलब है जो एक्सपर्ट है, एंड एलोकेट द रोल बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड कॉम्पिटेंस। उसने अपनी स्किल मतलब उन पर्टिकुलर वर्कर की स्किल और उनकी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से अब वर्क को असाइन किया। हर जगह देखो, पहले भी पूरा अगर आपने पढ़ा तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर यही सारे स्टेप्स हैं। अब पहले कौन सा स्टेप नहीं लिया था, देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन की कोई वर्क नहीं है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन की बात हम कर नहीं सकते, पहले ड्यूटी असाइन नहीं कर रहे थे, अब ड्यूटी असाइन किया, यही चीज आ रही है इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। तो उम्मीद है अभी देखो आप लोगों ने आंसर सब बच्चे सही देते चले जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब बच्चों की तैयारी ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दीज गिवन बिलो। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट एनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबल एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स। क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या एम है, एनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अनसर्टेनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एंड टाइमिंग ऑफ द फंड्स। ये पॉइंट तो मुझे बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का एम क्या रहता है, टैकल करना अनसर्टेनिटी को। प्लान कर लिया ना आपने, तो आप अनसर्टेनिटी को टैकल कर लोगे पहले ही, है ना। इन रेस्पेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी एंड टाइमिंग ऑफ फंड्स, कि फंड्स हमारे पास कब अवेलेबल रहने चाहिए, कब नहीं रहने चाहिए, जो सारी चीजें, तो ये पॉइंट मुझे करेक्ट नजर आ रहा है। अब इसे क्या इसीलिए ही प्लानिंग करना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, अब तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग बता रहा है, मिक्स बिटवीन ओनर एंड फंड्स एंड बोरोड फंड। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग तो करेक्ट है कि क्या ओनर फंड है क्या बोरोड फंड है, लेकिन इस कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग का फाइनेंशियल प्लानिंग से कोई कोरिलेशन नहीं नजर आता मुझे, कि ऐसा नहीं लगता कि ये इसका रीजन है। तो क्या बोलोगे, बोथ इसका ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। Both assertion A and reason R are true, but R is not the correct explanation of assertion। तो आंसर डी होना चाहिए, और आपने भी करेक्ट आंसर दे दिया अभी सब बच्चों ने। चलिए, तो मैंने आपको ये बात बताया कि असर्शन तो ठीक है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैंने ऑप्शन शायद गलत टिक लगा लिया, इसको सही कर दो। मैंने टिक लगा दिया करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जबकि लगाना चाहिए नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोल तो मैं यही रहा था, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन मैंने डी को टिक लगा दिया, यानी आंसर सी होना चाहिए। चलिए जी, अब क्या बात बोल रहे हैं यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, इनडायरेक्टली प्रमोट करता है, क्योंकि इनडायरेक्टली आप परचेज सेल करते हो ना, डायरेक्टली कंपनी से थोड़ा करते हो शेयर्स को। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर डील इन कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज इक्विटी शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू नहीं है, ठीक है, फर्स्ट तो ट्रू नहीं है, सेकंड ट्रू है, तो आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। देखो फोर्थ का आंसर डी है। चलिए, फोर्थ का आंसर डी, फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज द ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द स्टेटमेंट दैट करेक्टली हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आपको पता है, उसका आपको क्या निकालना है, बेनिफिट निकालने हैं. कॉम्पिटिटिव स्पिरिट among the existing staff, reduction in the employees turnover, helps in increasing employee satisfaction, ठीक है, और डेवलप्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉइज. ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या है फिफ्थ का, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ. ये है, कंपटीशन आ जाता है ना एग्जिस्टिंग स्टाफ के अंदर कि ठीक है एक्सटर्नल से भी ले लेंगे, अगर हमने अच्छा काम नहीं किया तो ये तो कंपनी वाले तो एक्सटर्नल से भी उठा लेंगे. ठीक है ना, तो ये चीज़ है. आगे बढ़ते हैं, देखो अपन, गुडविल Enterprises is a large-scale automobile manufacturer who fulfills the need of both. Who fulfills? Who fulfills the need of both industries and users, consumer. ठीक है. The company is providing easy finance facilities at a low rate of interest. ठीक है. Easy finance facilities at a low rate of interest, which has considerably increased the demand of the product. The company has installed a new branch management software. Management software install कर रहे हैं. मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज अक्रॉस देयर मल्टीपल ब्रांचेज एंड लोकेशन. आपको क्या करना है, बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट बताना है कि कौन सा है. ये डायमेंशंस पढ़े थे ना, तो कौन सा अपन को लगता है मेरे हिसाब से, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल, है ना. और टेक्नोलॉजिकल देखो सी में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, तो होना चाहिए. इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करना है, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके अंदर आता है, डी. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी. डी है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि इकोनॉमिकल कहाँ पर आता है, इसमें आता है ना अपना, इसीलिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बात बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, ये आपको दो ये दे रखें डायग्राम, और उस पर बेस लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट द कंज्यूमर फुलफिल्स व्हेन ही लुक टू द क्वालिटी मार्क इन द गिवन. क्वालिटी मार्क देखने के लिए क्या करना पड़ता है, फटाफट से आंसर दें इसका क्वेश्चन नंबर का. देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, आगे लिखो 7 का आंसर क्या होना चाहिए. 7 का क्या आंसर लिखते वक्त एक बार बताऊं, जब भी आप एग्जाम में भी आंसर लिखो ना, तो इस तरीके से लिखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का आप लिखने जा रहे हो सी है एग्जाम्पल के तौर पे, तो ऐसा नहीं कि केवल सी लिखकर छोड़ दो, उसके आगे उसका आंसर भी लिख देना सेफर साइड के लिए, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट. तो जब भी कोई कंज्यूमर, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये किसके रिगार्डिंग है, कि हम आईएसआई मार्क देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट को खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो सी आंसर होना चाहिए. ठीक है, चलिए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो. कंट्रोलिंग कैन प्रिवेंट डेविएशंस. क्या कंट्रोलिंग डेविएशंस को प्रिवेंट करता है. कंट्रोलिंग हेल्प्स, पूरा तरीके से प्रिवेंट तो नहीं करता कंट्रोलिंग, ठीक है, आगाह करता है आपको एक तरीके से, पूरी तरीके से नहीं करता प्रिवेंट. कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द डेविएशंस बाय टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजन. ये पॉइंट मुझे ठीक नजर आता है ना. तो ए तो सही नजर नहीं आता, तो देखो एट्थ का आंसर क्या है, डी. तो जो मैं कह रहा था वही है, असर्शन ए इज फॉल्स, रीजन आर इज ट्रू. डी होना चाहिए इसका. ठीक है जी. फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोलता है, ज्वाइनिंग अ जॉब मार्कर द बिगिनिंग ऑफ द स्पेशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस. द एम्प्लॉय शुड बी गिवन अ पोस्ट फॉर विच ही हैज बीन सेलेक्टेड. ठीक है, द प्लेस सब्सिक्वेंट स्टेप्स फॉर स्टाफिंग इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन द करेक्ट ऑर्डर. तो करेक्ट ऑर्डर क्या है, सबसे पहले ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है, फिर प्रमोशन हो जाता है क्या, ये तो सही नहीं है. परफॉर्मेंस अप्रेजल पहले कैसे करोगे, पहले तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है, ये सही है, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ये भी सही है, फिर प्रमोशन होता है कि कंपेंसेशन होता है, इन दोनों में कंपेयर करें तो ये दोनों तो पहले से ही गलत हो गए थे. तो सबसे पहले देखा जाए तो कंपेंसेशन तो सबसे आखिर में दिया जाता है, पहले आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग होती है इसके अंदर. तो इसका आंसर होना चाहिए सी. 9th का आंसर देख लो, सी है. चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर.
Twice work, a company providing financial services to its client is keeping a close check on the employee's activity by using a biometric and retina scanning, है ना. फिर as a mode of assessing the employees in order to ensure greater security of the information against organization. तो organization के में एम्प्लॉयज़ के ऊपर ग्रेटर चेक रखने के लिए हम ये सब काम करते हैं ताकि एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़े, इसलिए ना. टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, या कंट्रोल क्या हेल्प करता है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. मेरे हिसाब से तो इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन है. 10th का आंसर देख लेते हैं क्या है. बी, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ही है. ठीक है जी. चलिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच हेल्प. करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रेस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग अपन को बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटीज. सही है ये तो. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ये भी ठीक है. कैपिटल वर्सेस डिसीजन इरिवर्सिबल है, ये भी ठीक है. अब ऑब्वियसली बात है, डी बचता है तो आंसर तो करेक्ट यही वाला होगा, है ना. वो कि अपन को क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो क्या इसका आंसर ये है. साइज ऑफ द एसेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर नॉट अफेक्टेड बाय, आर इफेक्टेड बाय, नॉट क्यों लिखा हुआ है, इफेक्टेड बाय कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से तो इफेक्ट होती है. ठीक है. चलिए, तो 12th का आंसर क्या है, स्टेट कमीशन. तो देखो, अगर मैं स्टेट कमीशन की बात करूं, स्टेट कमीशन हैज द जुरिसडिक्शन to entertain complaints where the value of goods and services paid as consideration is कितने से कितने करोड़ के बीच में होनी चाहिए. स्टेट कमीशन की 1 करोड़ नॉट मोर देन 5 करोड़. 12th का आंसर 1 करोड़ नॉट मोर देन 10 करोड़, ये वाला है डी. याद कर लेना इस फिगर को. ठीक है, कि स्टेट कमीशन कौन से किस जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंसिडरेशन करता है वो कितने से कितने के बीच में करता है. चलिए, अब ये मैच द फॉलोइंग है. अब इस मैच द फॉलोइंग को भी देख लेते हैं अपन. अब देखो, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैच द फॉलोइंग का है. इंक्रीज द डिमांड ऑफ खाखरा एंड थेपला इन द रीजन ऑफ गुजरात एज कंपेयर टू द दिल्ली रीजन. तो जब कंपैरिजन होता है तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिविटी, है ना. फिर यानी ए का थर्ड, ए का थर्ड तो है ही, तो ए का थर्ड या तो इसमें है या इसमें है ना. बी का सेकंड है, बी का फर्स्ट है. तो बी का फर्स्ट तो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, डिजिटल एकेडमिक सर्टिफिकेट आर इशूड टू द स्टूडेंट एक्सेसिबल इन द सिक्योर्ड मैनर टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस लाइक करप्शन, मैनिपुलेशन, है ना. रिकॉर्ड सच एज डिजिटल, सच एज टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आर हैपनिंग, है ना. तो इसने क्या बताया, बी का या तो सेकंड होगा, बी का या फिर फर्स्ट होगा. तो सेकंड क्या हो सकता है, डायनामिक. डायनामिक होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो थर्ड का क्या है, इससे आपको और आइडिया लग जाएगा. सी का यहाँ फर्स्ट बोल रहा है, ठीक है, सी का फर्स्ट. देखो क्या सी का फर्स्ट बैठ रहा है. फैशन मार्केट इन बोथ अपॉर्चुनिटी देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर. हाँ, अनसर्टेनिटी है फैशन मार्केट में बहुत ज़्यादा. ठीक है. और न्यू गवर्नमेंट रिजल्टिंग इन चैलेंजिंग द गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी इंटर रिलेटेडनेस. डी का फोर्थ सही है. तो इसका आंसर होना चाहिए ए. देख लो क्या इसका आंसर ये है क्या, ए. बिल्कुल ए ही है इसका आंसर. चलो अब आगे बढ़ते हैं. चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर. अब ये ऑप्शन अपन को पता लग चुका है. अब आगे बढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट into different group on the basis of some important characteristics such as quality, size is known as, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडिंग. बिल्कुल सही है. अब देखो, अब बोल रहे हैं शिव कुमार runs a legal consultancy firm in Chhattisgarh. Whenever the firm hires new employees on the first day of the joining, they are welcome to the organization and are given details about the dress code, lunch timings, introduction to daily operation and fellow colleagues. They are also familiarized with the organizational policies and procedures, emergency exit, evacuation procedure, etc. Name the type of training provided by शिवा कुमार. ठीक है, तो कौन टाइप की ट्रेनिंग है. देखो, जिसके अंदर आप अगले को ये बात बता रहे हो कि ये ड्रेस कोड है, ये लंच टाइमिंग है, किस तरीके की ट्रेनिंग होती है.
इंडक्शन ट्रेनिंग, 15th का आंसर देखें, इंडक्शन ट्रेनिंग ही है। ठीक है, चलिए 16th के ऊपर आ जाओ अब आप। 16 में बताते हैं आइडेंटिफाई करो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। और मुझे तो देखो एक बार सीधा सीधा देखूँ ना तो साफ पता लग रहा है कि ये देखो यहाँ पर ये सन गलत लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का ये सन नहीं है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आइडेंटिफाई द डिसीजन विच आर नॉट टेकन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको कौन सा डिसीजन हम नहीं लेते हैं? देखो डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, ये प्राइसिंग तो इस चैप्टर का ही नहीं है, प्राइसिंग डिसीजन तो। ठीक है, तो यही आएगा इसके अंदर। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फाइनेंसिंग डिसीजन? फाइनेंसिंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? ठीक है, इनके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें लिखवाई थी, है ना। तो देखो कौन कौन से फैक्टर करते हैं, 18th का आंसर देख लो क्या है इसमें, डी, ए सी एन ई, बिल्कुल सही है, डी आ जाएगा, ए सी ई, ए सी और ई। ठीक है जी। कंज्यूमर कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है, रिगार्डिंग द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एमआरपी, कुछ भी पूछ सकता है कंज्यूमर, है ना। तो राइट टू इन्फॉर्म्ड का एक्ट है 19th का, ए राइट टू इन्फॉर्म्ड। ठीक है जी। देखो सुनो, अब आती देखो बात यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब आप आओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट की कॉस्ट हमेशा इक्विटी की कॉस्ट से कम होती है क्योंकि हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट दे रखा है ये वाला, तो आपको इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ो तो लिखा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, है ना। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या दे रखा है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का देख लो। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही चीज़ें करेक्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्रीज करता है शेयर होल्डर की वेल्थ। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये क्लियर, बढ़े आगे। अब देखो, अब लिखा हुआ है 21। अच्छा अब देखो यहाँ पर आ गया आपका कि स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान, है ना। तो सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान के अंदर देखो आपको क्या लिख कर आना है, सामने आंसर है ही कि जो इसकी आंसर की दे रखी है उसमें मैं बता रहा हूँ आपको। तो अब जो एक ही बार यूज होते हैं प्लान, जैसे कि मैंने आपको मिलिट्री का एग्जांपल भी दिया था। मिलिट्री के अंदर प्लान, जैसे उसको मारा था किसको, ओसामा, ओसामा बिन लादेन, है ना। तो उसको, उसका प्लान एक ही बार बनाया, वो प्लान को आप फिर से रिपीट नहीं कर सकते हो, फिर तो दूसरों को पता लग जाएगा ना वो तो यूजुअली मिलिट्री के अंदर सिंगल यूज प्लान होते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पूरी चीज़ें लिख कर आनी है, पता ही है सब चीज़ें क्या है। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन कीवर्ड्स का यूज ज़्यादा करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपको और के अंदर लिखा है स्टेट हाउ प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्योंकि जैसा प्लान बोल दिया गया, एम्प्लॉय उसी प्लान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, अपनी क्रिएशन कोई लगाता नहीं है। और रिजिडिटी मतलब ये कि किसी के मन में अगर कोई आ भी रहा है कोई नया प्लान, तो उसको मानने को रेडी नहीं होते। जैसे मैंने वो एग्जाम्पल भी तो दिया था ना आपको, गब्बर इज बैक का, है ना। ओए चटनी भी लेते आइयो, ओए हरी भरी चटनी मेरे लिए ले आइयो, बताया था ना, वही तो है। रिड्यूस क्रिएटिविटी लीड्स टू रिजिडिटी। तो इसके बारे में आपको पूरा लिख कर आना है अपनी लैंग्वेज में। फिर कह रहा हूँ लिख सकते हो, लेकिन लैंग्वेज स्टैंडर्ड की होनी चाहिए और कीवर्ड्स जरूर यूज करना है। जैसे देखो इसके ऊपर केस स्टडी आपकी आ सकती है, when the circumstances have changed may not turn out to be organizational interest may not have position to change, ये लिखा है ना। the decide future course of action and managers may not be in a position to change it। कौन सा वाला प्लान है ये, तो अब आप बताओगे सर इसमें प्लान की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, लीड्स टू रिजिडिटी। तो यानी आपको उल्टे तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है ना, तो वो पता होना चाहिए अपन को। फिर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप। अब बताओ लीडरशिप के ऊपर भी देखो, बताओ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था आपको कि नहीं दिया था, आ गया।
अगर नहीं देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं तो वीडियो जाके देखो मेरे चैलेंज एक्सेप्टेड वाला, 5 दिन 5 चैलेंज, हर रोज के 2 क्वेश्चन। तो उसमें आपको मैंने इसका भी क्वेश्चन दिया था कि लीडरशिप क्या है ना। ऑटोक्रेटेड लीडरशिप क्या चीज़ होती है आपको पता है। अथॉरिटेटिव को ऑटोक्रेटेड बोलते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सारी चीज़ें चलें। तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन है देखो 3 नंबर का, तो 3 नंबर में कम से कम आप 6 से 10 लाइन तो लिख कर आओगे ना यार, है ना। तो ये मान के चलना, ऐसा नहीं है कि 8 लाइनें भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 9 भी चल सकती हैं, लेकिन 6 से 10 लाइन तक का लिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो लीडरशिप के अंदर अपन लिख दिया पूरा इसके बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, आराम से कर सकते हो। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अगर आपको लगता है कि नहीं आता तो देखो जो 15 मिनट पेपर को पढ़ने के मिलते हैं वो इसलिए तो मिलते हैं आपको कि आप इस चीज़ में पढ़ लो इस बात को कि आप दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करने वाले हो, ताकि एक बार स्ट्रेटेजी सेट हो जाए, अब आप धड़ाधड़ क्वेश्चन को किया जा रहे हो। याद रखना पूरा क्वेश्चन पेपर कर आना, छोड़कर मत आना, क्योंकि छोड़कर आओगे तो मार्क्स देने के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। फिर आ रही है बात यहाँ पर, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द आदित्य लिमिटेड विच इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रीन टी, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है, आपको फॉर्मूला पुट करना है और आंसर लिख कर आना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी। तो देख जाओ न्यूमेरिकल भी एक पक्के से आएगा, या तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाला आ जाएगा या ये वाला आ जाएगा इस तरीके का। तो यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं उसका भी एक आध क्वेश्चन आना पक्की सी बात है, लगता है कि आएगा। और देखो कैसे दे रखे हैं, अगर आप फॉर्मूला लिखा है तो आधा नंबर मिल जाएगा, सॉल्व करा है तो और आधा मिल जाएगा, अगले वाले का फिर फॉर्मूला लिखा है तो आधा, फिर सॉल्व करिए तो आधा, और फाइनल आंसर के भी आधे नंबर है, देख रहे हो आप। तो आधा आधा 3, 3.5, 3, 3.5, 6, 7 नंबर का हो गया है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान पे लेके चलना है इसको। आपको याद है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर मैंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली बात बताई थी आपको कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये क्वेश्चन अकाइंड वैसे ही है। तो जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं अपन को उसके सबसे पहले देख लेना चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेट द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, आपको समझाना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या कंसेप्ट है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन in what way a good understanding of the business environment enable Mr. Vivek Vaswani to improve the performance। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिस्टर विवेक वासवानी इज अ foodpreneur combined his passion of the food with his entrepreneurial skill, started his innovative food outlet Ochill. In 2021 he started his career as a food blogger and he noticed that the numerous Indian customers are looking for reasonable and pure vegetarian fast food options for dining out. The high-end restaurants were not opted by many as they were exorbitantly priced. Though many global fast food chains were running across the country, yet not many outlets offered reasonable and pure vegetarian। मतलब कोई ऐसे outlets थे नहीं, तो इसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर और उसके अंदर खूब कमाया पैसा अच्छा खासा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है फर्स्ट मूवर एडवांटेज से और या बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से आपका कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता ही है। तो देखो वही तो चीज़ इसमें बता रखी है, देखो गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज को एक्सप्लेन कर दिया, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होती है वो एक्सप्लेन कर दिया, है ना। कैसे क्वेश्चन है, देखो आधा नंबर तो आपको इस चीज़ का है बिजनेस एनवायरनमेंट का, सेकंड चीज़ के ऊपर ही देखो 1.5 नंबर है, क्योंकि यही बताना है आपको इसमें कौन सा जो है ऑप्शन ऑप्ट हो रहा है, तो वही बात बतानी है आपको, तो उसके लिए ज़्यादा नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखो, The general manager of a reputed organization, Mr. Agastya Lokhande, made the following announcement in annual general meeting. When we think of brand, we think of reputation, but the reputation is made or broken by the quality of the product. ठीक है, just a second. ठीक है ना, आगे बढ़े। When we think of a brand, we think of reputation, but the reputation is made or broken by the quality of the product and the customer representation. If the people are miserable, they can't give the best work and brand suffers. On the contrary, positive results can be observed in the job satisfaction। पूछा क्या है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अगर आपने पढ़े हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, वो सारे पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं, चाहे फिर वो केस स्टडी में हो या डायरेक्ट क्वेश्चन में हो, आ गया इसमें भी, ठीक है। एक्सप्लेन द 3 रीजन ऑफ मेकिंग द मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो फीचर ऑफ मैनेजमेंट इसके अंदर कौन सा आ रहा है, इफेक्टिव, एफिशिएंट, ठीक है। कौन सा फीचर बताओगे, ग्रुप गोल्स, इंटेंजिबल फोर्स है पर दिख नहीं रहा,
है ना। एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंस है ना, ये तो इंपॉर्टेंस के अंदर एक तो ग्रुप गोल्स आ गया, इंक्रीज एफिशिएंसी आ गया, है ना, और डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन आ गया, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको बताकर आनी है। अगर आपको ये पता होंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, फिर आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारी बातें पता लग जाएंगी कि हाँ इसके स्टडी में क्या है। तो मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज़ बोलते हैं वो, कि जो है परंतु दिख नहीं रहा, है ना। वी थिंक ऑफ रेपुटेशन, इसमें देखो एक वर्डिंग ऐसी लिखी हुई थी, पीपल मेजर दे कैन बाय बेस्ट सफर्स, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट, है ना। तो इन सब चीज़ों से अपन को पता लगता है। चलिए, कहीं ना कहीं कीवर्ड्स जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है ना, वही है इसके अंदर आपको जो क्लिक करेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। इन ऑर्डर टू streamline the selection procedure as to minimize the margin of error, certain tests are carried out। अब वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट लिखवाए थे ना वो सारे, वही सारे हैं देखो इसके अंदर। इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, ट्रेड टेस्ट, वो टेस्ट के बारे में लिखवाना है। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि केस स्टडी समझ में नहीं आ रही, पहले सीधे क्वेश्चंस को हैंडल कर लो। लेकिन कोशिश ये करो, देखो अगर आपको पूरा पेपर आता है कोशिश ये करो सीरियल ऑर्डर में करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पहले ही आता है तो फिर पहले इसको कर लो, सीधे क्वेश्चंस को कर लो, है ना। इसके अगेंस्ट में कौन सा क्वेश्चन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है। सिंस द जॉब हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ट्रेनिंग हैज इंक्रीज, ट्रेनिंग प्रोवाइड न्यूमेरियस बेनिफिट। अब आपको ट्रेनिंग के बारे में बताना है कि ट्रेनिंग क्यों बेनिफिट करती है। अब आप खुद सोचो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो वहां पर ट्रेनिंग कैसे बेनिफिट करेगी आपको, वही चीज आपको यहाँ पर भी बतानी है ना। चलिए, अब मैस्लो हायरार्की थ्योरी आ गई यहाँ पर। ऑन द बेसिस ऑफ मैस्लो हायरार्की थ्योरी कौन सी है, इसके अंदर क्या है ना। और आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू इंसेंटिव दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय भानुप्रिया टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो। व्हेन द भानुप्रिया ज्वाइंड द टेक्निकल हेड लॉजिक लोटस innovators, she was keen on increasing the productivity and profitability of the company. However, she observed that the employees were demotivated as no attention is given to their work. Also, the workers were given little freedom to make the decision, ठीक है। और फिर आगे क्या लिखा है, शी ऑल्सो डिसाइड टू इंक्लूड वर्कर इन द वर्किंग कमिटी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली देखो इसके अंदर क्या बताया है, वो डीमोटिवेट हो रहे थे, उनको लिटिल फ्रीडम दी है ना। तो इससे क्या हुआ कि वो लोग हैप्पी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं फ्रीडम देने से। तो जहां फ्रीडम देने से सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो वो कौन सा पॉइंट आएगा मैस्लो हायरार्की का, एस्टीम नीड वाला, ठीक है। और यहां पर उसने सेकंड पॉइंट के अंदर आपसे क्या चीज पूछी थी, आइडेंटिफाई टू इंसेंटिव हैव बीन प्रोवाइडेड बाय टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। ये आ गया एक तो एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, एम्प्लॉय appreciation, when such appreciation is given for work performed by the employee they will motivated to them। तो उनका रिकॉग्निशन करना और उनको पार्टिसिपेशन करवाना मैनेजमेंट में, दो है चीजें थी, लिखा है ना। वर्क कमिटी दे हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, लिखा है ना। भानुप्रिया डिसाइडेड टू स्टिमुलेट द एम्प्लॉय बाय गिविंग ईच वर्कर्स टी शर्ट विद देयर नेम, उनके नेम से उनका टी शर्ट दे देना है, तो ये रिकॉग्निशन हो गया, है ना। और दे ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड द वर्कर इन द वर्किंग कमिटी, तो उनका पार्टिसिपेशन करवा दिया। तो दो इंसेंटिव्स उन्होंने इसके करवाए। एक्सप्लेन हाउ द कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। ये भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, वन शॉट वाले रिवीजन में भी किया आपसे, ठीक है। फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग कैसे होता है। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखो ये आपको बताना है, प्लानिंग के बारे में बताना है। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, चाहो तो ये वाला कर लो, इसकी ये वाला भी इजी है। और दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग होते हैं, ये भी आप कर सकते हो, ये भी अपन ने समझाई है कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग कैसे है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये पूरा है। अब इसकी रिक्वायरमेंट देखो क्या है, पहले क्वेश्चन की आइडेंटिफाई वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको बताना है इसमें कौन सा है, ठीक है। तो आप पूरा इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो आंसर के अंदर क्या दे रखा है, प्लानिंग फोकसेस ऑन फीचर, प्लानिंग का फीचर है इसके अंदर, पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। फीचर पता है आपको, इसके अंदर वो पूछ रहा है ना कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन पॉज डीसी होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। तो आपको पता लग जाएगा इसके अंदर कौन सा फंक्शन है। एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग का आपको डिफरेंस बताने। अब देखो एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग के डिफरेंस की बात करूं तो इन्होंने देखो बेसिस की बात नहीं की, लेकिन आप कोशिश करना, इन्होंने जो आंसर दिया वो बेसिस लेते हुए नहीं किया, आप बेसिस लेके कर सकते हो। बेसिस में मीनिंग बता दोगे कि मीनिंग एडवर्टीजमेंट पर्सनल सेलिंग का क्या है, एक्सपेंसिव कितना है, कॉस्ट किसके अंदर आती है, किसके अंदर क्या जरूरत पड़ती है क्या नहीं। तो एक बेसिस लेके करने से ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, इट वॉज एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट 2 अप्रैल, इंटरिम आइडेंटिफाई रेगुलेटरी बॉडी, और ये सब चीजें। इसमें देखो इसका आंसर क्या ले रखा है,
ये देखो सेबी के बारे में बता रखा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही, आना ही आना है इसमें से तो, ठीक है। फिर आ रहा है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, ये रहा फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, इन बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंस बताना है। तो मैंने आपको बताया था, मुकेश अंबानी का एग्जांपल देके बताया था और मारुति का बताया था। मारुति की तो एक ही प्रोडक्ट लाइन में काम करता है, इसलिए वो फंक्शनल चलेगा। और मुकेश अंबानी कई सारे डिविजनल मतलब है उसके, कम्युनिकेशन अलग है और साहब उसका क्या कहते हैं पेट्रोलियम अलग है और कपड़ों का डिवीजन अलग है, कम्युनिकेशन अलग है, तो उनको डिविजनल स्ट्रक्चर चलना पड़ेगा। डेलीगेशन देखो आ गया डेलीगेशन के ऊपर, डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट हिज एक्टिविटीज, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था, आ गया। तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ डेलीगेशन बताना है आपको ये, ठीक है। चलिए, राहिल ने बताया था डेलीगेशन का क्वेश्चन, है ना, वही आ गया। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो राहिल ने बताया था ये वाला क्वेश्चन, एक मैंने बताया था, एक उसने बताया था, तो आ गया ये। नहीं देखा तो जाके देखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये 33 क्वेश्चन लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन है, 33 34 भी है। ये मार्केटिंग मिक्स के ऊपर है, ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन है, आप इजीली लिख सकते हो। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ये देखो आपको टेक्निक बतानी है, इसमें कौन सी है अब आपको पता ही है, मेथड स्टडी है, टाइम स्टडी है, कौन सी टेक्निक है वो बतानी है आपको इसके अंदर। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पूरा अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। और पेपर मैंने पूरा डिस्कशन किया बिजनेस स्टडीज की, इस सेशन की ये आखिरी क्लास। और अब हमारे को जो भी अपकमिंग आपका एग्जाम आ रहा है, आपके इकोनॉमिक्स का है और अकाउंटेंसी का है, उसके ऊपर अब सारी बातें उन्हीं के ऊपर होंगी। जो भी वन शॉट्स आएंगे उसी के ऊपर आएंगे, यूट्यूब वीडियोस भी मेरे जो शॉर्ट्स आएंगे सब उन्हीं के ऊपर आएंगे। बिजनेस स्टडीज का अच्छे से अच्छा पेपर करें। उम्मीद करता हूं आपको मेरे सारे वन शॉट भी अच्छे पसंद आए होंगे, आपको फटाफट से आपने उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और आप लोग देखो, मार्क्स केवल और केवल जस्ट अ फिगर, ठीक है। लाइफ में सक्सेस होना जरूरी है, मार्क्स पे कोई चीजें डिपेंड नहीं करती। आपने अपनी मेहनत की है, मार्क्स अच्छे ही आएंगे। अपने ऊपर तैयारी पे पूरा भरोसा रखना, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना, ठीक है। मार्क्स की कोई टेंशन नहीं है, जैसे भी मार्क्स आए सब अच्छे ही हैं और अच्छे आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और अपने ऊपर भी भरोसा रखो, तुम अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा रखो, ठीक है ना। लाइफ में सक्सेस रहो। मिलते हैं अब अपने आगे के सब्जेक्ट के साथ, बिजनेस स्टडीज के लिए। फाइनली अलविदा, ओके जी, टाटा बाय बाय, जय माता दी।